नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पारी नहीं, लेकिन टीम वही। जी हां, अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल उसी मंत्रिमंडल को जारी रखने जा रहे हैं जिनके साथ वो चुनावी मैदान में उतरे थे। 8 साल पहले दिल्ली के जिस रामलीला मैदान से अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, वो एक बार फिर उनके राजनीतिक जीवन की नई ऊंचाई का गवाह बनने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जनादेश हासिल करने वाले केजरीवाल 16 फरवरी को सुबह 10 बजे अपने मंत्रिमंडल के साथ रामलीला मैदान में ही शपथ लेने जा रहे हैं। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, रामलीला मैदान में होगा। और पहले की तरह ही दिल्ली की सभी जनता से मेरी अपील है कि आपका बेटा, आपका भाई अरविंद केजरीवाल जी 16 तारीख को जब शपथ लेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद दें, उन्हें अपना प्यार दें। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी 62 विधायकों ने एक राय से प्रस्ताव का समर्थन किया। नेता दल के चुनाव में पार्टी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पर्यवेक्षक की भूमिका में थे। नवनियुक्त विधायकों ने, सभी ने, 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे देखें तो एक औपचारिक डिसीजन था, पर फिर भी सबने एक मत से लिया। ये तीसरा मौका होगा जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेंगे। पहली बार 28 दिसंबर 2013 को आम जनता के बीच दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन जन लोकपाल के मुद्दे पर 14 फरवरी 2014 को इस्तीफा दे दिया था। इसके ठीक एक साल बाद 14 फरवरी 2015 को उन्होंने दूसरी बार दिल्ली की शपथ ली। अब 16 फरवरी को उनके शपथ की हैट्रिक होगी। अरविंद केजरीवाल बतौर तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इतिहास से रामलीला मैदान के अंदर शपथ लेंगे और यहाँ पर मंच उनका सजाया जाएगा, जहाँ पर दिल्ली के उपराज्यपाल उनको शपथ दिलाएंगे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह के साथ खास जानकारी ये उभर कर आई है कि इसमें दिल्ली के बाहर के नेताओं को न्योते की संभावना कम है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सिर्फ दिल्ली के लोग बुलाए जाएंगे। इसका मतलब किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री या किसी और पार्टी के प्रमुखों को आम आदमी पार्टी की ओर से शपथ ग्रहण समारोह में न्योता दिए जाने की संभावना नहीं है। गौरतलब है कि पिछले समय में चाहे गैर बीजेपी सरकारों का शपथ ग्रहण हो या रैली, केजरीवाल विपक्ष के नेताओं के साथ मंच साझा करते नजर आए हैं। ऐसे में किसी बाहरी नेताओं को ना बुलाने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि अब केजरीवाल किसी भी और पार्टी या विचारधारा के साथ खड़े होते नहीं दिखना चाहते, यानी वो अब एकला चलो की राह पर हैं। दिल्ली की विजय से केजरीवाल आत्मविश्वास से लबरेज हो गए हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि राइट और लेफ्ट की लड़ाई में विकास, बुनियादी मसलों को मुद्दा बनाकर एक सेंटर की राजनीति की जा सकती है और इसीलिए अब वो किसी विचारधारा के साथ दिखने की बजाय अकेले चलना चाहते हैं और शायद इसीलिए उनके शपथ ग्रहण में न्योता सिर्फ आम दिल्ली वालों को है। बहरहाल अब दिल्ली वालों की निगाहें केजरीवाल की टीम पर है। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल उसी टीम के साथ काम जारी रखेंगे जो कल तक काम कर रही थी। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान हुसैन और कैलाश गहलोत पिछली टीम का हिस्सा थे, यानी नया कार्यकाल, लेकिन सातों चेहरे वही। सुशांत मेहरा और पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। चुनाव से पहले दिल्ली में शुरू हुई हनुमान चालीसा चुनाव के बाद भी गूंज रही है। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनौती तो दे दी, लेकिन जिस तरह उन पर बजरंगबली की कृपा बरसी, उसी तरह दिल्ली के बच्चों पर भी कृपा बरसाने के लिए वो स्कूलों और मदरसों में हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत करें। ने पहले सोशल मीडिया पर लिखा, फिर टीवी कैमरों के सामने अपनी तमन्ना जाहिर कर दी। चुनाव के बाद भी दिल्ली में जय हनुमान, अरविंद केजरीवाल जी को जीत की बधाई।
निश्चित ही जो हनुमान जी की शरण में आता है उसे आशीर्वाद मिलता है। अब समय आ गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली के सभी विद्यालयों, मदरसों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों में भी जरूरी हो। बजरंगबली की कृपा से अब दिल्ली वासी बच्चे क्यों वंचित रहें? देखिए, हनुमान जी ने केजरीवाल जी ने अपनी जीत का श्रेय हनुमान जी को दिया, तो मैंने कहा हनुमान जी का आशीर्वाद फिर स्कूल के बच्चों को भी मिलना चाहिए। तो सर मदरसा में भी आपने कहा तो क्या हो गया, बच्चे तो वहाँ पर भी पढ़ते हैं। वोटिंग के चंद रोज पहले बीजेपी के शाहीन बाग अभियान से असहज हुए केजरीवाल ने कुछ टीवी चैनलों पर हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाई थी। केजरीवाल की यह हनुमान भक्ति दिल्ली की जनता को खुला संदेश था कि अगर बीजेपी हिंदूवादी हैं तो वो भी हिंदू विरोधी नहीं। बताओ, इनको मेरे हनुमान जी का भक्त होने से तकलीफ हो रही है। मैं चुनाव के भक्त समय हूं, तो हनुमान चालीसा पाठ से बचपन से मैं हनुमान जी का भक्त रहा हूं। और उस दिन अचानक मैं एक टीवी प्रोग्राम में था एक दिन, तो उसने पूछा मेरे से, मैंने कह दिया। उसने बाई चांस पूछ लिया आपको हनुमान चालीसा आता है? मैंने कहा हाँ जी आता है। बोला सुनाओ, मैंने सुना दिया। अब कोई मैं उसमें रट के तो गया नहीं था, कोई सेटिंग तो थी नहीं एंकर के साथ। केजरीवाल ने कल चुनाव जीतने के बाद भी बजरंगबली को धन्यवाद किया था। इसी के बाद बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल विरोध की नई राह खोल दी है। स्कूलों और मदरसों में हनुमान चालीसा के पाठ वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सीधे तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन बीजेपी को बजरंगबली के सहारे जवाब जरूर दे रही है। और हनुमान जी ने रावण की पूरी लंका जला दी थी, तो ऐसे ही जब बीजेपी वालों ने हनुमान जी का मजाक उड़ाया तो हनुमान जी ने मंगलवार को बीजेपी की लंका में आग लगा दी। और अब जब जब ये हनुमान जी का मजाक उड़ाएंगे तब तब उस राज्य में इनकी लंका में आग लगाने हनुमान जी प्रकट होंगे। इधर केजरीवाल की हनुमान भक्ति के बारे में जानकर दूर दूर से उनके गुरु भाई उनसे मिलने और बधाई देने पहुंचने लगे हैं। आज सुबह हनुमान के वेश में एक भक्त सीएम आवास के बाहर जा खड़ा हुआ। हनुमान चालीसा चर्चा में थी जब, तो इसके ऊपर इतना वो करा है। अगर ये हनुमान चालीसा ना करता ना तो ये इतना ऊपर भी ना उठता। क्यों? हनुमान चालीसा ने ये दिखा दिया कि भीतर से तो कोई करता है, और ये केजरीवाल ने अंदर अंदर अपने भीतर रखी है ये बात। बीजेपी और केजरीवाल पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो हार गई, लेकिन पार्टी नेताओं की जुबान पर भी अब तक संयमित नहीं हो पाई है। विश्वासनगर से चुनाव जीतने वाले बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आज तक से बातचीत में केजरीवाल को बहुत बड़ा फ्रॉड और आतंकवादी कह डाला। ओम प्रकाश शर्मा जी, कितनी बड़ी चुनौती रही इस लहर में विपरीत दिशा में नैया पार कराना चुनाव? कोई चुनौती नहीं थी। समर्पण भाव से सदैव सेवा में तत्पर रहने का ये प्रसाद विश्वासनगर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मुझ में विश्वास व्यक्त करके जो प्रसाद उन्होंने दिया, उसके लिए मैं जनता का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। बाकी जगह प्रसाद क्यों नहीं मिला? अब वो तो बाकी प्रसाद देने वाले जाने और लेने वाले जाने, तो उसके लिए हमारा विचार मंथन चल रहा है। मैसेज कन्वे करने में कहीं ना कहीं जो कमी रही है, पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी और जहां कुछ कमी रह गई है उसकी निश्चित रूप से पूर्ति की जाएगी। कुछ मैसेज का रिएक्शन भी हुआ, जैसे अरविंद केजरीवाल के ऊपर निजी हमले करना, उनको आतंकवादी बताना। ऐसा है, केजरीवाल का जो रंग है भ्रष्टाचार का और आतंकवाद का, इतना पक्का रंग उनके ऊपर चढ़ चुका है कि उनके ऊपर कोई रंग लगता नहीं है। देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति, अपने आप को अनार्किस्ट कहने वाला व्यक्ति, सर्जिकल स्ट्राइक पे सेना के ऊपर सवालिया निशान लगाने वाला व्यक्ति, पाकिस्तान का स्पोक पर्सन बनने वाला व्यक्ति, अगर आतंकवादी नहीं है तो क्या राष्ट्रभक्त है? क्या यही सारे आरोप बाउंस बैक करके जिससे कि पार्टी को इतनी बड़ी हार का मुंह देखा? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। नहीं, ये कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित ये कहने वाला कहता रहे, पंडित कह रहा है या नॉन पंडित कह रहा है उसको मैं जानता नहीं, लेकिन ये पंडित इस बात को नहीं कह रहा। तो अब आगे के लिए कितनी चुनौती है? 5 साल हम बाउंस बैक करेंगे। हमने 7 सीट 2-2 बार पार्लियामेंट की जीती है, हमने 330 सीट जीती हैं। हम राष्ट्रभक्त पार्टी हैं और निश्चित रूप से हम पूरी ताकत के साथ पुनः आगे बढ़ेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने बता दिया राष्ट्रभक्त कौन है। केजरीवाल पुनः दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे हैं। अब अगली साल नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम को लेकर लोगों के मन में जो काम काज तीनों नगर निगम में, उसको लेकर ऐसे ही जनता में काफी नाराजगी है कि काम कुछ दिख नहीं रहा है धरातल पर।
देखिए, जहाँ तक ये निश्चित रूप से हर कार्य अपने आप में एक चुनौती है और हम उस चुनौती को पार करेंगे और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। पार्टी की हार के बाद भी जुबान पर नेताओं के लगाम नहीं है। आपने अभी ओपी शर्मा का बयान सुना। आगे बढ़ते हुए बात अब गिरिराज सिंह की करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से देवबंद को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री कहा। मैंने एक बार कहा था कि ये देवबंद ये आतंकवाद की गंगोत्री है। सारे बड़े बड़े दुनिया में जो भी पैदा हुए आतंकवाद, चाहे हाफिज शहीद का मामला हो, ये सारे के सारे लोग यहीं से निकलते हैं। ये सीएए के विरोध में नहीं है, ये भारत के विरोध में है। ये एक तरह से खिलाफत आंदोलन है। गिरिराज ने हमेशा मुल्क के खिलाफ जो है और समाज के खिलाफ इस तरीके के बयान देते हैं जिससे जो है आपस में बंटवारा हो। पूरी दुनिया ये जानती है कि ये देवबंद के अंदर हिंदू मुसलमानों के अंदर आपस में किस कदर प्रेम है और किस कदर मोहब्बत के साथ में यहाँ पर रहते हैं। लेकिन कुछ फ़िरका परस्त लोग इस सरज़मीन देवबंद के अंदर आकर, इस पाक ज़मीन पर आकर अपना नापाक कदम रखते हैं और अपनी नापाक ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और हिंदू मुसलमानों को आपस में बांटने का काम करते हैं। उधर बीजेपी भी दिल्ली में मिली करारी हार पर मंथन कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज शाम एक बैठक बुलाई जिसमें पार्टी के सभी महासचिव शामिल हुए हैं। बैठक में इस बात की समीक्षा की जा रही है कि पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी दिल्ली के लोगों के दिल में जगह क्यों नहीं बना पाई। उधर लगातार दूसरी करारी हार के बाद कांग्रेस में सिर फुटौल और तेज हो गई है। दिल्ली प्रभारी ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर ठीकरा फोड़ा तो आपकी जीत के जश्न में डूबे चिदंबरम से कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस दफ्तर बंद कर दिए जाएं। 2015 में भी जीरो और 2020 में भी। यह है दिल्ली में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड। बच्चा जब 0 नंबर की मार्कशीट लेकर घर पहुंचता है, इसका दोष एक दूसरे पर मरने के लिए माँ बाप के बीच जो महाभारत छिड़ती है, वही सूरत कांग्रेस के अंदर बननी शुरू हो गई है। शुरुआत की दिल्ली के प्रभारी पीसी चाको ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए एक बयान में चाको ने ठीकरा फोड़ा पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर। कांग्रेस का पतन 2013 में ही शुरू हो गया था, जब शीला जी मुख्यमंत्री थी। राजनीति में नई आई आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पूरे वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। हम इसे कभी वापस हासिल नहीं कर पाए। ये अभी भी आपके साथ है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का दिवंगत शीला दीक्षित को इस तरह निशाना बनाना कांग्रेस के बाकी सिपह सलारों को बुरी तरह खर गया। सबसे पहले मिलिंद देवड़ा ने हमला बोला, फिर सब टूट पड़े। शीला दीक्षित जी एक शानदार प्रशासक और नेता थी। उनके कार्यकाल में दिल्ली की काया पलट हुई और कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में पहुंची। निधन के बाद उन पर तोहमत लगाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अपना जीवन दिल्ली के लोगों और कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया था। शीला जी ने यकीनन 15 साल में इस दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी का रूप दिया था। उनके जो काम है वो भुलाए नहीं जा सकते। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि कमियां बहुत ज्यादा हैं। शायद ये सही मौका नहीं है। पीसी चाको ने शीला वाला बयान सुबह करीब 10 बजे दिया था। सिर्फ 2 घंटे में बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेजना पड़ा। साथ में ये सफाई भी कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। I did not say that under the leadership of Sheila ji we lost. We said that in the 2013 election we lost. 14, 15, 17, what happened to Congress party, I said that. And some twisting and somebody is trying to twist the news. कांग्रेस में सिर फुटौल इतने पर ही नहीं रुकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम कल से अब तक जिस तरह केजरीवाल की जीत का जश्न मना रहे हैं, इस पर भी कांग्रेस में खेमेबाजी शुरू हो गई। चिदंबरम जी, पूरे आदर के साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस ने बीजेपी को हराने का जिम्मा क्षेत्रीय दलों को दे दिया है? अगर नहीं तो हम आपकी जीत की खुशियां मनाने की बजाय अपनी दुर्दशा पर चिंतित क्यों नहीं है? अगर हाँ तो फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को अपने अपने दफ्तर बंद कर देना चाहिए। जाहिर है जब पार्टी के अंदर ये हाल हो तो कांग्रेस के लिए आगे आने वाले चुनावों में भी
राह बेहद पथरीली है। दिल्ली में ऐश्वर्या पालीवाल और रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर मिशन यूपी पर नजर आईं। इस बार उनका ठिकाना था एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का गढ़ आजमगढ़। यहां नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर पुलिसिया सख्ती का विरोध करने प्रियंका पहुंची हुई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में गूंज रहे हैं प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे। यूपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने मिशन में जुटी प्रियंका आजमगढ़ के बिलरियागंज में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं के बीच पहुंची थी। आरोप है कि बीते दिनों पुलिस ने प्रदर्शन को खत्म करने के लिए प्रदर्शनकारी महिलाओं पर आंसू गैस और लाठीचार्ज किया था। प्रियंका ने लाउडस्पीकर से प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और सीएए को संविधान के खिलाफ बताया। गरीबों के खिलाफ है और संविधान को तोड़ने का काम कर रही है। इस संविधान को अगर आप नहीं बचाएंगे तो ये संविधान तोड़ा जाएगा। प्रियंका ने जहां पुलिसिया कार्रवाई के लिए योगी सरकार पर हमला बोला, वहीं महिलाओं के बीच जाकर भावनात्मक रिश्ता बनाने की भी कोशिश की। सभा स्थल पर वो रोती हुई एक बच्ची को चॉकलेट देकर मनाती भी नजर आई। आज प्रियंका गांधी जी उन सभी लोगों से मिल करके गई और वायदा करके गई हैं कि कांग्रेस पार्टी इन सबके साथ खड़ी है और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाएगा दोबारा हमें फिर आना पड़ेगा, तो प्रियंका जी फिर आएंगी पर इन लोगों की मदद होगी। लेकिन प्रियंका की इस कोशिश पर बीजेपी की ओर से तीखा कटाक्ष हुआ है। कोई नई बात नहीं है। आजमगढ़ में दिग्विजय सिंह भी मिलने गए थे बटाला हाउस वालों से और प्रियंका आजमगढ़ को अपनी उर्वरा खेती बनाना चाह रही हैं, तो फिलहाल उनके लिए वो जमीन सूखी है। आजमगढ़ में प्रियंका का आना सियासी तौर पर खास मायने रखता है। अखिलेश अब तक यहां नहीं पहुंचे हैं। इस वजह से उनके खिलाफ कांग्रेसियों ने पिछले दिनों उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां पर अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगाए थे। कार्यकर्ता नाराज थे कि अखिलेश यादव यहां पर उन लोगों से मिलने नहीं आए हैं जो नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया था और कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा था। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ नीलांशु शुक्ला, आजमगढ़, आज तक। जिस आजमगढ़ में आज प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, लेकिन अब 2022 जीतने के लिए प्रियंका वहां पर पहुंची हुई हैं। आगे बढ़ते हुए निर्भया के दोषियों को कब होगी फांसी, ये सवाल लगातार पूरे देश को परेशान कर रहा है। कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को सभी कानूनी उपचार पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था। वो समय सीमा आज खत्म हो गई, फिर भी आज फांसी की तारीख तय नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं फ्रेश डेट वारंट जारी को। आज हुआ के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो एक दिन में सब कुछ बदल गया। डिले टैक्टिस ही है। हमारा डिले टैक्टिस नहीं है तो कल वो वकील आएगा। सभी कानूनी उपचार आजमाने की 1 हफ्ते की मियाद आज खत्म हो गई है, लेकिन निर्भया से दरिंदगी करने वाले चारों गुनहगारों को कब फांसी दी जाएगी, इसका फैसला आज भी नहीं हो पाया। पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कल के लिए टाली तो निर्भया की मां के सब्र का बांध टूट गया। फांसी दो, फांसी दो। तो कहीं न कहीं हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोर्ट तो कम से कम ये कोर्ट जज साहब तो उनके लिए बैठे हैं कि मैं भी खड़ी हुई, मैं भी रिक्वेस्ट करी कि मैं 1 साल से इस कोर्ट में आ रही हूँ, लेकिन जज साहब ने हमारी एक भी नहीं सुनी और आज भी डेट डालने से इनकार कर दी। दरअसल सुनवाई इस मुद्दे पर टल गई कि दोषी पवन के पास कोई वकील नहीं है। वकील एपी सिंह ने ये कहते हुए सरकारी नोटिस को स्वीकार नहीं किया कि अब वो पवन के वकील नहीं हैं। कल हम देखते हैं अगर ये कोर्ट डेथ वारंट इशू नहीं करता है देन उस केस में हम ट्रांसफर पिटीशन लगाएंगे डीजे के यहाँ और इस कोर्ट से हम अपने केस को ट्रांसफर कराएंगे, क्योंकि ये कोर्ट मुझे फेयर नहीं लग रही है, निर्भया के फेवर में नहीं लग रही, ये बायस्ड कोर्ट है।
सुनवाई के दौरान निर्भया की मां आशा देवी जज के सामने रो पड़ी। उन्होंने जज से कहा, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मैं पीड़िता की मां हूँ। आज नया डेथ वारंट जारी कीजिए जज साहब। मैं पीड़िता की मां हूँ, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? मैं 1 साल 2 महीने से डेथ वारंट के लिए इस कोर्ट के चक्कर लगा रही हूँ। कोर्ट ने कहा कि हम आपकी मदद के लिए ही हैं। दरअसल निर्भया के परिवार की मांग है कि जिन दोषियों के सारे कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं उन्हें तुरंत फांसी देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि एक अपराध के सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी दी जा सकती है। पूनम शर्मा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। उधर जम्मू कश्मीर में हिरासत में रखे गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला पर सुनवाई आज टल गई। उमर की बहन सारा पायलट अब्दुल्ला ने उन पर पीएसए लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिस पर आज सुनवाई थी, लेकिन 3 जजों की बेंच से एक जज ने खुद को इस मामले में अलग कर लिया। अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि सारा पायलट अब्दुल्ला ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट से शादी की थी। नहीं जा रहे। मैडम इससे बाहर नहीं। थैंक यू। भाई की हिरासत के खिलाफ बहन की जंग देखी आपने। उधर विदेशी राजनयिकों का एक दल 2 दिन के कश्मीर दौरे पर आज श्रीनगर पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल में फ्रांस, इटली, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कनाडा और अफगानिस्तान समेत 25 विदेशी राजदूत शामिल हैं। विदेशी राजनीतिकों के दल ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर कश्मीर की मौजूदा हालात का जायजा लिया। दल के सदस्य श्रीनगर के मशहूर डल लेक भी गए। ये दल बारामूला और जम्मू के दौरे पर भी जाएगा। कश्मीर जाने वाला ये विदेशी राजनीतिकों का दूसरा दल है। सरकार के स्तर पर विदेशी राजनीतिकों के दल के कश्मीर दौरे का मतलब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी दुष्प्रचार का जवाब देना माना जा रहा है। हालांकि आज श्रीनगर में इस दौरे का विरोध भी हुआ। प्रदर्शन करने वाले कश्मीरी युवाओं ने इसे पैसे की बर्बादी बताया। कुछ और खबरें। जब फिटनेस की बात आती है तो ठंड का मौसम उत्साही लोगों को नहीं रोक पाता। रविवार को एमिटी गुरुग्राम मैराथन के 7वें संस्करण में 30 देशों के 20,000 से अधिक मैराथन धावक शामिल हुए। एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में आज 4 अलग तरीके की मैराथन होगी, जिसमें हजारों लोग करीब यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, जिनमें से एक फुल मैराथन, एक हाफ मैराथन और 2 अलग रेस कैटेगरीज। मोटो उनके दिमाग में एक ही है, पर्सनल फिटनेस को प्रमोट करना। एमिटी गुरुग्राम मैराथन के 7वें संस्करण में भाग लेने के लिए लगभग 30 देशों के 20,000 से अधिक उत्साही लोग रविवार की ठंडी सुबह में लीजर वैली गुरुग्राम पहुंचे। एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम द्वारा प्रति वर्ष आयोजित ये मैराथन धावकों को एक फिट और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। एमिटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम का एक ये विचार है कि सब अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ और अलग अलग क्षेत्रों से लोग साथ आएं, हेल्थ और फिटनेस के प्लेटफॉर्म पे वो पार्टिसिपेट करें। हेल्थ और फिटनेस के अलावा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे भी हमने एक्टिविटीज़ करी हैं, कैंसर अवेयरनेस में प्रोग्राम हुए हैं। इस मैराथन से एमिटी यूनिवर्सिटी के छात्रों को इस पैमाने के आयोजन और नियोजन के अनुभव के बारे में जानकारी मिली। धावकों ने सभी आयु समूहों के लिए 6 अलग अलग प्रारूपों में भाग लिया। मैराथन, हाफ मैराथन, 10,000 और 5,000 की मैराथन, 5 किलोमीटर वरिष्ठ नागरिक रन और 5 किलोमीटर बच्चों की दौड़। सुबह की सर्दीली हवा भी इन धावकों को हतोत्साहित नहीं कर पाई। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने आप को मेंटेन कीजिए और कुछ करके दिखाइए। 42.2 किलोमीटर की दौड़ के पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल इथियोपिया के मिकियास यामाटा लेमलेमू ने जीता, जिन्होंने ये दौड़ 2 घंटे और 27 मिनट में पूरी की। Since last year, I done my preparation for this race. वहीं महिला वर्ग में पहला स्थान लिया केनिया की एलिजाबेथ ने, जिन्होंने ये दौड़ 3 घंटे और 1 मिनट में पूरी की। 30 देश और 20,000 लोगों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। उन सबका मकसद सिर्फ एक, पर्सनल फिटनेस सबसे ज्यादा जरूरी। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद रामलीला मैदान से रामलीला मैदान तक हमारी खास पेशकश जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।